अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो अपने सर्कल में, अपने जानने वालों में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। ये कहानी हमें जहांगीर साहब ने बलूचिस्तान से शेयर की है और ये बताते हैं किस्सा। ये कहानी बेसिकली इनके दादा परदादा के दौर का है और ये उस दौर की कहानी है जब पाकिस्तान नया नया बना था और इनके दादा एक गांव के अंदर खेती बाड़ी किया करते थे। बेसिकली ये जो खेत थे ये किसी जागीरदार के, किसी वडेरे के खेत थे, क्योंकि दादा वगैरह के दौर में इनके जो फाइनेंशियल हालात थे ये बहुत ख़राब थे। बहुत ज़्यादा मुश्किलात थीं, बहुत ज़्यादा परेशानियां मौजूद थीं। लिहाजा ये दूसरे यानी किसी ज़मींदार के खेतों में खेती बाड़ी वगैरह करके अपना गुज़रो औक़ात किया करते थे। वैसे आम तौर पे ये सुबह 5-6 बजे खेतों में चले जाते और मगरिब होते ही वापस आ जाया करते। लेकिन जब काम ज़्यादा होता या काश चल रही होती तो उन दिनों में अक्सर ऐसा होता कि इनको रात में भी खेतों में रुकना पड़ता। वैसे आमतौर पे दादा जब रात के टाइम में खेतों में रुका करते तो उनके पास एक लकड़ी यानी स्टिक मौजूद होती। इसके साथ साथ लालटेन का इंतज़ाम हुआ करता था। खैर, जब ये कहानी मेरे दादा के साथ पेश आई, इत्तेफाक से उन दिनों शदीद सर्दी चल रही थी और मेरा ख्याल है कि चांद की 13 या 14 तारीख थी। यानी कि अगर आपके पास लालटेन मौजूद ना भी हो तो चांद की रोशनी के ज़रिए खेतों में गुजारा किया जा सकता था। अब ये पुराने दौर के लोग थे, इनके लिए डरना या परेशान होना ये कोई मसले वाली बात नहीं थी। तो वैसे ही उसी रात यानी जिस रात ये वाक़या मेरे दादा के साथ पेश आया, लालटेन तो उनके पास मौजूद थी लेकिन वो लालटेन जल भी नहीं रही थी और इत्तेफाक से चांद की रोशनी मौजूद थी। तो शायद आप कह सकते हैं कि लालटेन को जलाने की ज़रूरत मेरे दादा ने महसूस ही नहीं की। खैर, रात के तकरीबन 8 या 9 बजे का टाइम था। दादा बताते हैं कि मैं खाना खाने के बाद ये जो खेतों के दरमियान एक छोटी सी जगह थी जहाँ पे एक चारपाई पड़ी हुई थी, मैं उस चारपाई के ऊपर लेटा और मैंने एक कपड़े के ऊपर अपना सर रख के थोड़ी देर आंख लगाना चाही। एक हल्की सी चादर भी थी जो मैंने अपने ऊपर डाल रखी थी। ये इस कदर पतली और इस कदर पुरानी चादर थी कि इसको ओढ़ने के बावजूद मुझे इसके आर पार हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा था। बज़ाहिर मैंने अपने मुंह के ऊपर चादर डाल रखी थी लेकिन उसके बावजूद ये जो चांद की रोशनी थी या खेत का जो हिस्सा था ये मुझे वाज़े तौर पे दिखाई दिया जा रहा था। खैर, इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि खेतों के एक तरफ से हल्की सी मूवमेंट सी महसूस हो रही है। शुरू में जैसे कि आप खेतों को हिलाते हैं या दरख्तों के बीच निकलते हुए या पौधों के बीच गुजरते हुए अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं तो जिस तरह की आवाज़ आपको सुनाई देती है वैसे ही आवाज़ मुझे अपने कानों में महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई खेतों को चीरता हुआ सीधा मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। हालांकि मेरे मुंह के ऊपर चादर मौजूद थी लेकिन मैं एक्टिव था और मुझे बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे शायद कोई जंगली जानवर या कोई जंगली गाय वगैरह शायद खेतों से निकल के मेरी तरफ आना चाहती है। मेरा मुसलसल ध्यान उन खेतों की तरफ था और देखते ही देखते खेतों के दरमियान से ऐसा लगा एक बूढ़ी सी औरत जिसका चेहरा बेइंतहा सफ़ेद था वो निकल के मेरी चारपाई के सामने आके खड़ी हो चुकी है। हालांकि ये एक बूढ़ी औरत थी लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा था इसके बाल बहुत ही लंबे, बहुत ही बड़े बाल हैं और इस कदर लंबे बाल थे कि बाकायदा उसके घुटनों तक मुझे उसके बाल महसूस हो रहे थे। उसकी जो आंखें थीं वो लाल शोलों या अंगारों की तरह चमकती हुई महसूस हो रही थीं।
ऐसा लग रहा था उसके चेहरे पे कुछ अजीब सी रोशनी सी मौजूद है। खैर, मैंने जब ऊपर से नीचे की तरफ उसको चादर के आर पार देखना या उसके ऊपर गौर करना शुरू किया, तो जब मैं उसके पाँव की तरफ पहुंचा, तो मुझे उसके पाँव कुछ अजीब से टेढ़े मेढ़े से दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे उसके पाँव या तो उल्टे पाँव हैं, या फिर उसके पाँव को मोड़ के या उसकी गर्दन को मोड़ने के बाद एक तरफ कर दिया गया हो। खैर, जितनी देर में मुझे इस मखलूक के बारे में या इस औरत के बारे में मज़ीद कुछ पता चलता या मेरा दिमाग काम करना शुरू करता, इसने एकदम से अपने हाथ को मेरे सर या मेरे मुंह की तरफ बढ़ाना शुरू किया। हालांकि मैं चादर के अंदर से उसको देख रहा था, लेकिन शायद उसको एहसास नहीं था कि मैं उसको देख पा रहा हूँ। जैसे ही उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ना शुरू हुआ, मैं एकदम से झटके से पलंग से नीचे उतरा और मैंने हाथ में स्टिक उठाई और ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे मारना शुरू कर दी। इसी दौरानिए में जो भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी, मैंने उनकी तिलावत शुरू की। और जैसे ही मैंने कुरानी आयत की तिलावत शुरू की, तो वो एकदम से वापस खेतों की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। और देखते ही देखते मुश्किल से 10-15 सेकंड्स के अंदर अंदर वो खेतों में जाके कुछ इस तरह से गायब हो गई, जैसे वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं थी। खैर, तकरीबन 15-20 मिनट तक मैंने मुसलसल तिलावत को जारी और सारी रखा। उसके बाद मैं जब पलंग पे आके बैठा, तो मुझे ठंडे ठंडे पसीने महसूस हो रहे थे। खैर, जैसे तैसे करके जब ये रात गुजरी और अगली सुबह मेरी उस ज़मींदार या जागीरदार से मुलाकात हुई और मैंने इस तरह की मखलूक के बारे में उससे ज़िक्र किया, तो उसका ये कहना था कि अक्सर रात के औकात में यहाँ पे एक इस तरह की पिछल पैरी दिखाई दिया करती है। लेकिन अगर आप उससे ना डरें और कुरानी आयत या सूरतों की तिलावत वगैरह करें, तो वो यहाँ से चली जाती है। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये स्टोरी हमें समीर साहब ने चेचावतनी से शेयर की है। ये बताते हैं कि जो इंसिडेंट है, ये अब से तकरीबन 23 या 24 साल पहले इनके साथ खुद पेश आया था। अक्सर ऐसा होता था कि इनका जो काम था या जो भी इनकी जॉब थी, उस हवाले से इनको अपने घर आते आते रात के 2 या 3 बज जाया करते थे। अब जो लोग पंजाब में रहा करते हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि पंजाब के अंदर नवंबर से ही न सिर्फ धुंध मौजूद होती है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो सर्दी है वो बढ़ती चली जाती है। और अक्सर जो लोग रात में सफ़र किया करते हैं, तो उनके इस तरह के वाक़यात का सामना करना पड़ता है। खैर, ये भी अपने काम से जब वापस लौट रहे थे, ये बताते हैं कि रात के तकरीबन 3 बज चुके थे, और ये जो रास्ता था, जो कि वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा सा, जो कि बहुत मशहूर कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के सामने से होता हुआ गुजरा करता था। ऐसा नहीं था कि मैं इससे पहले इस कब्रिस्तान के सामने से नहीं गुजरा था, लेकिन आज जब मैं इस कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहा था, ख़ास तौर पे जब मैं इसके गेट के करीब पहुंचा, तो एक अजीब सी वहशत थी जो मेरे ऊपर न सिर्फ तारी थी, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी भी लम्हे कोई न कोई बुरी बात होने वाली है। और जैसे ही मैंने ये जो कब्रिस्तान का दरवाज़ा था, उस दरवाजे को क्रॉस किया और उसके सामने से आगे बढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो दरवाज़ा है, इस दरवाजे के बिल्कुल बराबर में शायद कोई खड़ा हुआ है। और ये जो एहसास मुझे हुआ था, ये कॉर्नर ऑफ द आई से हुआ था, और मेरा ख्याल था कि शायद कोई वहाँ पे खड़ा हुआ है। रात के 3 बजे
अगर आपको कब्रिस्तान के गेट के पास किसी के होने का एहसास हो तो आप चाहते हुए भी उस जगह पे रुकना नहीं चाहते। और कुछ ऐसा मेरे साथ भी था कि जब मुझे लगा कि कोई वहाँ पे खड़ा हुआ है तो मैंने जानते हुए भी उस वजूद को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैं कुछ मज़ीद आगे बढ़ा तो बाकायदा किसी ने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा। ये जो आवाज़ थी ये एक जनाना आवाज़ थी और इसके पुकारने में इस कदर तासीर थी या इस कदर सुरीली उसकी आवाज़ थी कि मैंने ना चाहते हुए भी एकदम से पलट के उस तरफ देखा। हालांकि जो मेरे बुजुर्ग थे या मेरे जितने भी आबाओ अजदाद थे उन्होंने मुझे समझाया हुआ था, ख़ास तौर पे रात के औकात में कब्रिस्तान के सामने से जब भी आप गुज़रें और अगर कोई आपको आवाज़ दे या आपका नाम पुकारे तो आपको कभी भी पलट के नहीं देखना चाहिए। लेकिन वो जो एक गलती थी जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका था, उसका नतीजा ये निकला कि जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक बड़ी ही खूबसूरत सी लड़की है या आप उसे औरत भी कह सकते हैं, जिसने बज़ाहिर या तो ब्लैक कलर का लिबास पहन रखा है या एक काली सी बड़ी सी चादर अपने ऊपर डाल रखी है। वो वहाँ पे खड़ी हुई है और कुछ अजीब तरीके से या बहुत ही मोहब्बत भरे अंदाज से मुझे देख रही है। उसका जो चेहरा था वो ना सिर्फ खूबसूरत था बल्कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि इस औरत से या इस लड़की से मैं पहले भी मुलाकात कर चुका हूँ। लेकिन इन कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर उसके चेहरे पे गौर करने के बावजूद मुझे याद नहीं आ रहा था कि बिलाखिर ये कौन लड़की है जो मेरे सामने ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि इसने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा है। इसी दौरानिए में जबकि मैं उसके चेहरे पे या उसके नाम पे गौर करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे एकदम से याद आया कि जो हमारा गांव था जहाँ पे हम लोग इससे पहले रहा करते थे, उस गांव के जो चौधरी साहब थे, बज़ाहिर देखने से ये उनकी बीवी लग रही है। और जब मैंने अपने जहन पे मज़ीद ज़ोर डाला तो मुझे एकदम से याद आया कि अभी पिछले महीने ही मेरे किसी दोस्त ने जो कि हमारे साथ उसी गांव में रहा करता था मुझे बताया था कि कुछ दिनों पहले ही उनकी बीवी की डेथ हो गई है। अब जैसे ही मेरे जहन में ये ख्याल आया तो एकदम से मैं उस औरत की तरफ बढ़ते बढ़ते न सिर्फ रुका बल्कि वापस से मैं पलटा और जितना तेज़ी से कदम बढ़ा सकता था कदम बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे से किसी औरत की खिसियानी सी हंसी की आवाज़ आ रही है और ऐसा लग रहा है कि वो ना सिर्फ वहाँ पे खड़ी हुई हंस रही है बल्कि अगले ही लम्हे वो एकदम से मेरे पीछे चलना शुरू कर देगी। अब इस दौरानिए में जितनी भी कुरानी आयात, ख़ास तौर पे ये जो कुल आउज़ु बिरब्बिन नास है जो कि मुझे ज़बानी याद थी, मैंने बार बार उसकी तिलावत शुरू कर दी। इस ठंड के मौसम में भी न सिर्फ मेरे पसीने छूट रहे थे बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा बीपी लो हो चुका है। बहरहाल जैसे तैसे हाँफते काँपते जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने अपने घर पहुंच के सुकून का सांस लिया। तकरीबन आधे घंटे तक मैं अपने घर के पलंग पे बैठा रहा और इस दौरानिए में जो मेरे घर वाले थे मैंने उनको सारा का सारा वाक़या बताया। ये पूरा किस्सा सुनने के बाद मेरे वालिदैन ने, ख़ास तौर पे जो मेरे चचा थे, उन्होंने ना सिर्फ मुझ पे दम दुरूद किया बल्कि उन्होंने कहा कि ये जो कब्रिस्तान है ये एक बहुत तारीख़ी, बहुत बड़ा, बहुत पुराना कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ख़ास तौर पे रात के 2 या 3 बजे के टाइम अक्सर लोगों ने इस तरह के लोगों को वहाँ पे गेट के सामने खड़े हुए देखा है जो कि इस दुनिया से न सिर्फ रुखसत हो चुके हैं बल्कि जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए थे तो उनके जहन में या उनके साथ कोई ना कोई परेशानी चल रही थी और बहुत सारी इस तरह की ख्वाहिशात थी
जो उनकी मुकम्मल नहीं हो सकी थीं।